ई अकाउंटिंग कोर्स में वेलकम टू यू ऑल। मैं आपका वेलकम करता हूं हमारे इस 5 मंथ के ड्यूरेशन ऑफ कोर्स में। आज मैं पहली क्लास रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूं जिसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं अकाउंटिंग का बैकग्राउंड, यानी अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है, ये सब मैं इस छोटी सी क्लिप में डिस्कस कर रहा हूं। और इस क्लिप में थोड़ा सा मैं फास्ट हूं क्योंकि मैं मान के चलता हूं ये जो वीडियो है मैं कॉमर्स वालों को दे रहा हूं, मतलब आप ऑलरेडी कॉमर्स में, अगर आप ऑलरेडी कॉमर्स में नहीं है तो ये वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में कुछ छोटी छोटी क्लिप और दी हुई है, एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, उसको भी आप इसके बाद देख लेना तो आपका क्लियर हो जाएगा। स्टिल आपको लगता है कि थोड़ा फास्ट था या आपको कोई स्पेशल टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप करते हैं, मैं आपको उसका पूरा डिटेल बता दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग एंड व्हाट इज टर्मिनोलॉजी, लेट्स स्टार्ट। देखिए, तो ये है हमारा सबसे पहला राउंड। देखिए, सबसे पहले जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं, जब हमारे अकाउंटिंग करियर की बात करते हैं, तो हमारे पास अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, राइट। अकाउंटिंग की कई सारी टर्मिनोलॉजीज होती हैं। अब जो मैंने लिस्ट आपको दिखाई है ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैं दिखा रहा हूँ उतना ही होता है। दुनिया में बहुत सारी टर्म्स आती हैं, जितना हम लाइफ में काम करते हैं उतना ही हमारे पास नई नई चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है ना। तो सिंपली अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ से मैंने 39 टर्म्स लिखी है। एक बार आप 39 टर्म्स को गो थ्रू कर लो। आपको क्या लगता है मुझे कौन सी टर्म बतानी चाहिए? अब क्योंकि आप कॉमर्स साइड से हो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। इसलिए जब कोई नॉन कॉमर्स का बच्चा होता है तो मैं उसको वन बाय वन टर्म समझाता हूँ। तो एक बार आप बस टर्मोलॉजी देख लो, जिसमें आपको लगता है मैं आपको उसमें क्लियर समझाऊँ। देखिए, अब यहाँ पे हमें प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग समझना है, जहाँ से हमारा टैली का प्रोसेस शुरू होता है। अगर मैं बात करूँ टैली सॉफ्टवेयर की, या कहीं भी सॉफ्टवेयर जब हम एंट्री करते हैं तो हमें अकाउंटिंग का सिस्टम पता होना चाहिए। तो अकाउंटिंग डेफिनेशन में कहती है कि हम बिजनेस की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको क्लासीफाई करेंगे, फिर उसको समराइज करेंगे और फिर उसके बारे में निर्णय लेंगे, एनालाइज करेंगे, है ना। तो अकाउंटिंग क्या करती है? आपने सुना होगा जर्नल वर्ड। जर्नल वर्ड का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। बिजनेस में कोई भी इवेंट हुई, इवेंट क्या होती है? सेल की, परचेज की, खर्चे की, इनकम की, देना है, लेना है, ये सारे इवेंट्स हैं। इसको हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड। इसे हम बोलते हैं जर्नल, इसे बोलते हैं जर्नल। और जब हम हर इवेंट को उसकी कैटेगरी में विभाजित कर देते हैं, है ना, उसका पर्टिकुलर अकाउंट बना देते हैं, उसे बोलते हैं क्लासीफाइंग, और उसे बोलते हैं लेजर। यस, उसे बोलते हैं हम लेजर। फिर उसके बाद सारे अकाउंट का जो टोटल नेट बैलेंस होता है, मतलब नेट क्लोजिंग बैलेंस मैं बोल सकता हूँ, मंथ के एंड का या साल के एंड का, उसे हम एक अकाउंट में पुट कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है। और फिर लास्ट हमारे पास एनालाइजिंग आती है, जो हमारा मालिक हमसे बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं हम साल के एंड में, उसे हम बोलते हैं बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। ठीक है, ये हमारा टैली सॉफ्टवेयर कोई भी सॉफ्टवेयर करता है। अब आपको एक नई चीज़ बताता हूँ कि जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हैं तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, सिर्फ आपको रिकॉर्डिंग पे फोकस करना है। वैसे जब हम मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं स्कूल कॉलेज में तो हम हर चीज़ हाथ से बनाते हैं, है ना। लेकिन सॉफ्टवेयर जब से आ गए तो बेनिफिट क्या हुआ कि अगर आपकी रिकॉर्डिंग ठीक है, जन एंट्री ठीक है, डेबिट क्रेडिट ठीक है, तो अपने आप बैकग्राउंड में लेजर सब कुछ सही बन जाएगा। ठीक है। यस। देखिए, अब अगर मैं बात करूं कि जो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, हमसे कौन अकाउंटिंग का डेटा मांग सकता है, तो हमारे पास दो कैटेगरी के यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स, है ना। हम इंटरनल यूजर का मतलब बोलते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है। जैसे कि कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं, हाँ, तो डायरेक्टर हैं। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आपका पार्टनर आपसे मांगेगा। मैनेजर हैं, ऑफिसर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल यूजर्स बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं बाहर का कौन सा व्यक्ति है जो आपसे स्टेटमेंट मांगेगा, तो इट इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होता है? जो कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, अभी उसने इन्वेस्ट किया नहीं है, वो सोच रहा है ना। इस तरीके से लेंडर्स होते हैं। लेंडर का मतलब होता है जो आपको लोन देगा, है ना। जब हम कभी ऑफिस में काम करेंगे ना तो सीए वगैरह का काम यही होता है, क्या लोन वगैरह, ये लोग बैलेंस शीट बनाते हैं और अपने क्लाइंट को जो है लोन सैंक्शन कराते हैं। यानी वो कंपनी की बैलेंस शीट क्लियर को बना के दिखाएंगे कि कंपनी का पोटेंशियल अच्छा है, फ्यूचर अच्छा है, प्रॉफिट कमा के देगी, यानी उसके लिए हम स्टेटमेंट बनाते हैं। इस तरीके से सप्लायर भी मांग सकता है आपको उधार देने से पहले। गवर्नमेंट तो मांगती ही मांगती है। जब हम आगे पढ़ेंगे टैली वगैरह, जीएसटी वगैरह, तो हम देखेंगे गवर्नमेंट को हम रिटर्न्स फाइल करते हैं। ठीक है। और फिर कस्टमर्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं हमारे पास कितनी अकाउंटिंग बेसिकली हम करते हैं। अभी जो मैं आपको करा रहा हूँ वो हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो हमारा ये कोर्स है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली रिकॉर्ड करती है आपका पैसा आना, पैसा जाना।
ठीक है ना, ये है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो आपने सुना होगा सीएमए की डिग्री प्रोवाइड करता है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में रखे जाते हैं। जब हम कोई गुड्स बनाते हैं या कोई हम प्रोडक्ट की सर्विसिंग की कॉस्ट निकालते हैं, कितना प्रोडक्ट हमें बने पड़ेगा, कितना हम उसको मार्केटिंग करेंगे, खर्चा करेंगे, तो जब कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होती है तो वो करती है अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग, है ना। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो सभी करते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग स्पेशल कैटेगरी के लिए हो गई, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग, है ना। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी एक बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं जो पैकेज में रखती हैं एम्प्लॉय को। जैसे आपने सुना होगा बड़ी कंपनी में जब जॉब लगती है आईआईटी आईआईएम से, तो पैकेज देते हैं, साल का पैकेज देते हैं, यानी वो हर एम्प्लॉय की वैल्यू लगाते हैं, है ना, कि वो 2 लाख का हमें एम्प्लॉय पड़ेगा, 5 लाख का पड़ेगा, 10 लाख का पड़ेगा, 20 लाख का पड़ेगा, है ना, फिर वो उससे दुगना काम लेंगे, है ना। ये तीसरी सॉरी फोर्थ अकाउंटिंग है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट का मतलब होता है मेक और बाय। इसका मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट जो होता है कंपनी को चलाता है, कंपनी के निर्णय लेता है, लेकिन कंपनी को कभी कभी अकाउंटेंट जो होते हैं गाइड करते हैं कि सर आप ये काम करो, एक काम करो, जैसे आप कंप्यूटर बनाते हो ना, तो कंप्यूटर का ये पार्ट जो है ना, अगर आप लगा के बेचोगे, मतलब इसको बनाओ मत, ये पार्ट मार्केट से खरीद लो और फिर बेचो तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो ये डिसीजन, ऐसे कुछ निर्णय होते हैं जो हमें लेने होते हैं, उसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो डिसीजन कौन से हो गए, जैसे मेक और बाय, मैंने एग्जांपल दिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, जैसा कि मैंने बताया अकाउंटिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और अकाउंटिंग में सॉफ्टवेयर की अकाउंटिंग सीख रहे हैं, तो हमारे को आगे चल के क्या बनाना पड़ेगा, सब्सिडरी बुक्स बनानी पड़ेंगी। सब्सिडरी का मतलब होता है एक ट्रांजेक्शन के लिए एक बुक हम अलग से बनाते हैं, जैसे कि परचेज बुक, जैसा कि सेल बुक, जैसा कि कैश बुक, जैसा कि पेटी कैश बुक, है ना। ये मोस्टली बुक बनाई जाती हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियों में तो एक आदमी की पूरी लाइफ एक बुक में ही चली जाती है, मतलब वो सिर्फ परचेज को ही देखता है। मतलब बहुत बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ, जो एमएनसी होती हैं, आपने सुना होगा जॉब मिलती है लोगों को, रिसीवेबल में जॉब, पेबल में जॉब, जेनपैक्ट, विप्रो जैसी कंपनियां जो होती हैं, किसी एक पर्टिकुलर प्रोफाइल पे काम देती हैं आपको, कि आपको सिर्फ रिसीवेबल को मैनेज करना है, आपको सिर्फ पेबल्स को मैनेज करना है, आपको सिर्फ इन्वॉइसेस देखना है, पार्टी के इन्वॉइसेस आएंगे, उनको पेमेंट वगैरह का टाइमली आपको अकाउंटिंग करनी है। तो ये हम एक सब्सिडरी बुक पे ही अपना काम करते हैं, ठीक है, समझ में आया आपको। तो परचेज बुक क्या करती है, जिससे आप, जिस पार्टी से आप क्रेडिट परचेज करते हो उधार, उसको रिकॉर्ड करते हो। सेल बुक में क्या करते हो आप, जिसको आप उधार बेचते हो उसको रिकॉर्ड करते हो। कैश में जिसका होता है कि कैश में जहाँ से पैसे आ रहे हैं और कैश में किसको आपने दिया, उसको करते हैं। और पेटी कैश क्या होता है कि जो हम एक कैशियर को जो है ना मंथली एक खर्चे के लिए बुक बना के देते हैं, कि भैया ये लो खर्चों के लिए, आप यहाँ से खर्चे करना अगर छोटे मोटे खर्चों की जरूरत पड़ गई तो, ठीक है। ये हमारे पास हुई सब्सिडरी बुक्स। बाकी जो है थियोटिकली होती है, इसको ध्यान नहीं देंगे हम लोग, आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे कोर्स में इतना रेलेवेंट नहीं है, बट फिर भी व्हाट इज दिस, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग बच्चे को पढ़ाया जाता है कि सर बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है। जब हम कोई लोअर लेवल पे काम करते हैं, मतलब जब हम सिर्फ क्या करते हैं, कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, या मान के चलिए जब हम किसी कंपनी में फ्रेशर की जॉब शुरू करते हैं, तो हमारे को कोई बड़ा काम नहीं दिया जाएगा एक्सपर्ट लेवल का, हमसे बोला जाएगा आप क्या करो, सेल परचेज की एंट्री करो, कैश बुक की एंट्री करो, और सिर्फ इसको डेटा मेंटेन करो, है ना। तो वो हमारे पास एक प्रोफाइल होती है जिसे हम बुक कीपर कहलाते हैं, जैसे बैंक में बुलाता है क्लर्क, है ना। तो बुक कीपिंग हो गया, तो बुक कीपिंग क्या करती है, डेली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्टेज की रिकॉर्डिंग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हो, तो आपको क्या बोला जाता है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव या सीनियर एग्जीक्यूटिव, है ना, अकाउंट मतलब अकाउंट सीनियर अकाउंटेंट, इस तरीके से। तो हमारा अकाउंटिंग का नेचर होता है। और जब आप एक्सपर्टाइज हो जाते हैं, सीए डिग्री वगैरह हो जाती है आपके पास, या आप 15-20 साल का एक्सपीरियंस रख लेते हैं, तो आप सीएफओ भी बन सकते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो आपका एक्सपर्ट लेवल का काम हो गया, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये क्या है दोस्तों, कैश सिस्टम और अक्रूवल सिस्टम। देखिए मैं सारी क्लास ना आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ताकि फिर मैं आपको इसको एडिट करके और आपको इसका लिंक दे दूंगा रिवीजन के लिए, ठीक है। सारे पार्ट रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, जो भी रेलेवेंट है। तो अब देखते हैं कैश सिस्टम और अक्रूवल सिस्टम क्या होता है। देखिए जैसे हम किसी बिजनेस में जब जाएंगे ना, तो हमारे को या तो कैश सिस्टम मेंटेन करना होगा या फिर अक्रूवल सिस्टम। ये थ्योरी में हमने पढ़ा हुआ है 11th की, अगर आपको याद आ रहा हो, अक्रूवल सिस्टम क्या होता है, कैश सिस्टम क्या होता है, अगर आपको याद आ रहा हो बिल्कुल ही बेसिक लेवल में, बहुत सारे ना थ्योरी हुआ करती थी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, वो सब हमको पढ़ाए जाते थे। उन्हीं में से सिस्टम निकल के आया है कि ऐसी एंटिटी जो रिकॉर्ड करती है कोई भी ट्रांजेक्शन रियली में पैसा आने पे या रियली में पैसा जाने पे, उसे हम बोलते हैं कैश सिस्टम फॉलो करते हो आप, ठीक है ना।
ठीक है, मतलब उनकी बुक में ना ड्यू, अक्रूड, प्रीपेड नाम की कोई चीज नहीं होती। लेकिन हाँ, उसमें सिर्फ ये होता है कि अगर पैसा आया है तो अकाउंटिंग एंट्री अकाउंटेंट करेगा, या जाएगा तो करेगा, मतलब उसके में देना है लेना है ये सब कोई बातें नहीं होती। एक अक्रूवल सिस्टम बोलते हैं, इसको मर्केंटाइल सिस्टम भी बोलते हैं। अक्रूवल भी बोलते हैं और मर्केंटाइल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम देना है, लेना है, दिया है, लिया है, पैसा आने वाला है, पैसा जाने वाला है, ये हम सब रिकॉर्ड करते हैं। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बढ़िया बताता हूँ। जैसे मान के चलिए आज 10 जनवरी है और 10 जनवरी को मैंने किसी कंपनी को 10 लाख का सामान बेचा, मेरे गोडाउन से उसके पास चला गया। तो अब बताइए, मेरे पास उसकी पैसे नहीं है, कोई यूपीआई ट्रांजेक्शन नहीं, कोई चेक नहीं मिला मेरे पास। उसने बोला भैया कि मैं अगले फरवरी तक आपको दे दूंगा, 1 फरवरी तक। अब बताइए, अगर कैश सिस्टम है तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। लेकिन अक्रूवल सिस्टम है तो भैया सेल की एंट्री करोगे ना, सेल की एंट्री करोगे, सेल बुक में चढ़ाओगे, क्रेडिट सेल है ना। तो अक्रूवल सिस्टम को बेटर माना जाता है। अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज फेयरली प्रेजेंटेड। इसी के ऊपर बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे पास बनाए गए। कैश सिस्टम एक तरीके से नॉर्मली लाला सिस्टम अकाउंटिंग मानी जाती है, या उसमें डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट हम बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक। देखिए, यहाँ से हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल या आप बोल सकते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आ चुके हैं, जिनको अंडरस्टैंडिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले समझ जाएं कि उसको रिकॉर्ड करना है नहीं करना है, किस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके करना है। ठीक है, ठीक है। देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा कहता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस अलग है और बिजनेस का जो ओनर है वो अलग है, दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। आप जब भी किसी की बुक में अकाउंटिंग करते हो तो आप बिजनेस की बुक में करते हो, नॉट दी एंटिटी। इस एंगल से आपको अकाउंटिंग करनी। जैसे मान लीजिए मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूँ और मैं ही उसका ओनर हूँ, तो जब मेरा अकाउंटेंट एंट्री करेगा मेरी बुक्स में तो वो मेरे बिजनेस की बुक में करेगा, मेरी बुक में नहीं, क्योंकि मेरी बुक का मतलब है वो पर्सनल हो गया। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट क्या कहता है कि ओनली दोज ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जिसका फाइनेंशियल हम मेजरमेंट नहीं किया सकता उसको आप रिकॉर्डिंग मत कीजिए, क्योंकि आप अकाउंटिंग कर रहे हैं। अकाउंटिंग का मतलब होता है कहीं ना कहीं प्रॉफिट का इन्वॉल्व। बिल्कुल, अगर हम मनी मेजर नहीं कर सकते इसका मतलब आप वो सर्विस कर रहे हैं जो नॉन इकोनॉमिक है, और नॉन इकोनॉमिक का हमारे अकाउंटिंग में कोई स्थान नहीं है। ठीक है। फिर आता है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है हर बिजनेस को मैं गोइंग कंसर्न मान के चलता हूँ कि वो आने वाले फ्यूचर में बंद नहीं होगा और ना ही उसकी बंद करने की इच्छा है। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर कोई बिजनेस बंद करने की इच्छा से कर रहा है तो फिर वो तो क्रेडिट में सेल करेगा ही नहीं, है ना, फिर तो किसी कस्टमर को उधार देगा ही नहीं। ठीक है ना, इसीलिए हम गोइंग कंसर्न मान के एंट्री करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है कि हमेशा पीरियड का हम कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। पीरियड का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए 12 महीने का पीरियड होता है, तो या तो आप अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनवरी से दिसंबर कर सकते हैं या फिर अप्रैल से मार्च कर सकते हैं। यू शुड फॉलो अ पर्टिकुलर ईयर, और उस पीरियड को आपको चेंज नहीं करना। चेंज क्यों नहीं करना, उससे आपकी पिक्चर क्लियर नहीं आएगी, है ना। जैसे मैं अपने बुक्स को जब कंपेयर करूंगा पिछले 5 सालों में मेरी ग्रोथ हुई क्या, तो मेरा पीरियड जो है सेम होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अक्रूवल कॉन्सेप्ट, जो ही मैंने आपको बताया। अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो मैंने ऊपर आपको बताया, कैश सिस्टम और अक्रूवल। तो अक्रूवल का मतलब कहता है कि हमें बिजनेस को में रेवेन्यू को रिकॉर्ड तभी कर लेना है जब हमें उसका राइट मिल जाता है। राइट का मतलब होता है जैसे कहीं आप जॉब करते हो तो आपको सैलरी 7-8 तारीख को मिलती है, लेकिन आपका सर्विस 31 तारीख तक आपको राइट मिल गया कि आप तनख्वाह लेने के हकदार हो गए। तो ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि हम बुक्स में एंट्री कर लेंगे जैसे ही हमें उसका राइट मिल जाता है। क्लियर, क्लियर। चलिए, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। तो मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, ध्यान समझिए। वैसे तो नॉर्मली कहा जाता है कि बड़े बड़े खर्चों को हम कैपिटलाइज करते हैं, छोटे मोटे खर्चों को रेवेन्यू मानते हैं। ठीक है। लेकिन बड़े खर्चों को हम इस एंगल से भी देखते हैं, क्या उससे मेरा लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। अगर मेरे पास कोई बड़ा खर्चा हुआ और उससे मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है, उसे मैं कैपिटलाइज करता हूं, मतलब उसको मैं असेट्स मान के चलता हूं। समझ में आए, असेट्स मान के चलता हूं। लेकिन मान के चलिए, अब आप बताइए, मैंने इंस्टीट्यूट में ना कंप्यूटर खरीदा है, कुर्सी खरीदी है, प्रोजेक्टर खरीदा है, बच्चों को पढ़ाता हूँ, वो सारे मेरे असेट्स हैं। ठीक है। लेकिन वहीं पे मैं व्हाइट बोर्ड खरीदता हूँ, पेन खरीदता हूँ, कॉपी खरीदता हूँ, ये सारे मेरे खर्चे हैं। ठीक है। लेकिन वहीं पे एक मेरा कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर भी मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए खरीद रखा है, और वो कैलकुलेटर मात्र 200 रुपए का है। ठीक है।
अब कैलकुलेटर की मैं वैसे बात करूं तो वैसे तो वो क्या लग रहा है, असेट्स, क्योंकि वो लंबे टाइम तक चलेगा, है ना, लेकिन लॉन्ग टाइम यूज होगा। लेकिन मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि क्योंकि अमाउंट इतना मटेरियल नहीं है कि उसको आप बैलेंस शीट में ले जाओ, इट इज ओनली 200 एज कंपेयर टू योर अदर एसेट विच इज ऑफ 10,000 20,000। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है छोटे मोटे खर्चों को हम एक्सपेंस ही मानेंगे, चाहे भले वो लंबे टाइम तक चले। क्लियर है? चलिए, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या कहता है? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉस को तो हम आज ही बुक कर लेंगे, कंजर्वेटिज्म, लेकिन फ्यूचर में होने वाली इनकम को तब तक आप बुक नहीं करोगे जब तक आप उसको अधिकार ना मिल जाए, श्योरिटी ना हो जाए। ठीक है ना? ठीक है, चलिए, ये हमारा यहां तक हो गया। ठीक है, क्लियर?